बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। आज भारत के अंदर भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है। तो मेरी दरख्वास्त है कि 1947 में हम आज़ाद हुए, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। अरे वो ₹4.5 का यूनिट कैसे दे रहा है 400 यूनिट तक, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं। तो बात यह है कि भारत के अंदर बेंगलुरु में जो पहली ऐसी बोइंग फैसिलिटी खोली गई है अमेरिका के बाहर, जो सबसे बड़ी है, और यहाँ 60-70 रुपए का क्यों है? अच्छा, वायदे खोलें। अच्छा बात सुने, उधर मोदी का कामा है, मोदी के आपके उधर के वजीर आजम की कौन कौन से मुल्क में प्रॉपर्टी है? हम जो है बाकी दुनिया को हम लोन देना शुरू कर देंगे। इमरान खान के मिनिस्टर्स तो इतनी लंबी लंबी फेंकते थे। जैसे दानिश्वरों पे और स्कॉलर्स पे लानत। उधर की जो अशराफिया एलीट क्लास जो बड़े बड़े मेजर ओहदों पे हैं, उनका कितने मुल्कों में प्रॉपर्टी है? उधर के रिटायर अफसर कैसे जिंदगी गुजारते हैं? कभी सुना है आपने? कभी देखा है? मैंने इत्तेफाक से देखा। अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग। इट टेक्स ओनली अ फ्यू डेकेड्स फॉर अ नेशन, वरना नाउ एंड नेवर है। 5.73 ट्रिलियन ये बन गया आपका। आप किसी को क्या देने की सलाहियत रखते हैं? किसी से खरीदने की क्या सलाहियत है आपके पास? बिजनेस तो वहां कैसे होगा? इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा। ये कितना बड़ा ऑर्डर है, 150 जहाज का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, नाव भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बोइंग सेंटर भारत में खुल गया है और इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनागुरेट किया गया है। ये 1601 करोड़ में बनाया हुआ बोइंग सेंटर है और इसमें 43 एकर्स का ज़मीन लगा है, जिसमें भारत का प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि अमेरिका के बाद सबसे बड़ा बोइंग सेंटर है। इसमें 3000 इंजीनियर काम करने वाले हैं, जो कि इंडियन लोगों को अभी रोज़गार मिलेगा इसके बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं कि इसमें वो बोइंग सुकन्या प्रोग्राम रखाया गया है, जो भारत में रहने वाले महिला है उनको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, जो कि इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा गुरुत्व दिया जाएगा। और इसमें अभी भारत के बाहर जो बोइंग अमेरिका से ये करता था, अभी भारत से बनेगा, मैन्युफैक्चर होकर दुनिया भर में ये जाएगा। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर लाइक। जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो बेंगलुरु के अंदर एक बोइंग फैसिलिटी का इफ्तिताह कर रहे हैं। कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट बोइंग फैसिलिटी है अमेरिका के बाहर, जो बेंगलुरु के अंदर ही हैज़ इनॉग्रेटेड। सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं, दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। इंडिया को ज़रूरत है बहुत सारे अपने उनको जहाज़ चाहिए। अभी मैं देख रहा था कि इंडिया की एक नई एयरलाइन है अकासा, उन्होंने कोई तकरीबन इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 2024 में शुरू कर रहे हैं। तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है। 150 जहाज़ का अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ये इसने ये एक्सप्लेन किया। अब मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है। ठीक है जी। और दूसरी, और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है ये जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है, उसको वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है
कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे ये इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीईए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडिल ईस्ट को, तो हमें क्या ज़रूरत है अपने कस्टमर मिडिल ईस्ट को देने की। हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे, 3000 इंडियन इंजीनियर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स। हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीपी पाई जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी इंटरनल पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है, वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवानहाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब हज़ारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। लेकिन उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। एक वो आई थिंक मैं देख रहा था बोइंग सुकियाना प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं मोदी साहब, जिसके ज़रिए वो लड़कियों को, बच्चों को जो है इंगेज करेंगे एविएशन सेक्टर के अंदर। इट मीन्स के बच्चों के दिमागों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम सब्जेक्ट डाल दो, उनके दिमाग इन चीज़ों से भर दो। ठीक है जी। अब बोइंग जो है वो तकरीबन ऑलरेडी पहले मेरा ख्याल है उसने पिछले साल $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया हुआ था। भाई पाकिस्तान ने कब अपनी पॉपुलेशन को कैश करना है? ये जड़े कि इंडियंस ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं खरीदते। इंडिया में ज्यादा पैसा चीजें खरीदने पर खर्च नहीं किया जा सकता, या उनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना ज्यादा हाई नहीं है। लेकिन आज के दौर ने इस बात को बदल के रख दिया है। इस वक्त मेरे सामने 2 मालियाती इदारों की बड़ी रिपोर्ट्स हैं। गोल्डमैन इस बारे में क्या कह रहा है और मैकेंजी इस बारे में क्या कह रहा है। कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया की जो स्पेंडिंग पावर है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इंडियंस ज्यादा से ज्यादा महंगी चीजें खरीद रहे हैं, और नए से नया ब्रांड वहां पर पहुंच रहा है और उसको बहुत हौसला अफजाई मिल रही है। जो गोल्डमैन है उसका ये कहना है कि जो इंडिया में इस वक्त अगर आप देखें तो तकरीबन 6 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो $10,000 एनुअली कमाते हैं या इससे ज्यादा कमाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तादाद है ये 2027 तक डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। उसने रिपोर्ट दी है कि ये अभी तो 6 करोड़ से ऊपर है, लेकिन कुछ ही सालों के अंदर ये इससे डबल से ज्यादा हो जाएगी। अब इसमें ये भी बताया गया है कि ऐसा क्यों है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इंडिया का ये जो स्पेंडिंग बूम है, इसमें कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसको ये बना रहे हैं। तो इसमें हम आपको ये भी बताएंगे, एक और रिपोर्ट भी मैं आपके सामने पेश करूंगी कि जो ये बता रहा है कि जो अयोध्या में बिजनेस कैसे बूम कर रहा है, क्योंकि मुझे वो भी एक ऐसा टॉपिक लगा कि उसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि बजाय अलग से, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बिजनेस की, स्पेंडिंग की, तो उसको भी हम बीच में शामिल करते हैं। लेकिन पहले जैसा मैंने कहा आपको कि इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये जो बात कही जा रही है कि अगर 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त $10,000 से ज्यादा कमा रहे हैं तो फिर अगले चंद सालों में डबल से ट्रिपल हो जाएंगे, तो क्यों ऐसी बात कही जा रही है। और जो इंडिया का स्पेंडिंग बूम है, यानी जो उनके खर्च करने की सलाहियत है, वो कैसे बढ़ी है।
तो देखिए इसमें जो है बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो बताए जा रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप आखिरी जो लास्ट 3 इयर्स है उसमें आप देखें